चले जी क्लास, अब हमने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब जो हमने बेसिकली चीज डिस्कस करनी है वो बेसिकली क्या है मेरे भाई, वो है जॉइंट प्रोडक्ट। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक लाइन की डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पर, आप अपने पास लिख लें, फिर हम उस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे और उसी के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। और बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा डेफिनेशन में लिख लेंगे। अ प्रोडक्ट which is produced simultaneously with the other products and have a significant value। ठीक हो गया भाई। A product which is produced simultaneously with the other products and have a सिग्निफिकेंट वैल्यू, उसकी क्या होगी मेरे भाई, एक अदद सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर जॉइंट प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन सारे प्रोडक्ट्स का जो इनपुट होता है और जो प्रोसेस एरिया होता है ना, वो पर्टिकुलरली सेम होता है। इनपुट और प्रोसेस एरिया पर्टिकुलरली सेम होता है, बट देयर इज अ सर्टेन पॉइंट जिसे हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन का। फिर एक सर्टेन पॉइंट होता है जिसे हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन का। फिर हम उस पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर पहुंचते हैं और उस पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर पहुंचकर वो प्रोडक्ट्स फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या हो जाते हैं मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लाइक अ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब देखो जरा अपने जहन पर जोर डालो, अगर एक कंपनी 4 फ्लेवर के चिप्स बना रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चारों फ्लेवर का बेसिक इनपुट तो सेम होगा ना? आलू तो सब में डलेंगे, आलू, सही ना? तो आलू तो बेसिकली क्या होंगे मेरे भाई, आलू सब में डल रहे होंगे, तो सबका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, सेम है। अच्छा, फिर सारे फ्लेवर में चिप्स की शक्ल एक जैसी होगी। जितने भी फ्लेवर्स हैं उन सारे फ्लेवर्स की चिप्स की जो शक्ल होगी वो शक्ल एक जैसी होगी, सिमिलर होगी, उस शक्ल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं चिप्स बनाना शुरू करूंगा तो उसका बेसिक इनपुट सबका सेम होगा, सब में आलू डलेंगे, सही ना? बेसिक इनपुट सेम होगा। फिर सबका बेसिक प्रोसेस एरिया भी सेम होगा, यानी कि उन आलूओं को किसकी शक्ल दी जा रही होगी मेरे भाई, उन आलूओं को चिप्स की शक्ल दी जा रही होगी, तो वो भी पर्टिकुलरली सेम होगा। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जिसे आप किसका नाम देंगे मेरे भाई, जिसे आप नाम देंगे पॉइंट ऑफ सेपरेशन का। फिर एक पॉइंट आएगा जिसे आप पर्टिकुलरली किसका नाम देंगे मेरे भाई, जिसे आप पर्टिकुलरली नाम देंगे पॉइंट ऑफ सेपरेशन का। और उस पॉइंट ऑफ सेपरेशन में आकर वो प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे ही है, देखिए ना, अब आपने 4 फ्लेवर बनाने, तो चारों फ्लेवर में सबसे पहले क्या डालेंगे, आलू, इनपुट सेम है। फिर उन आलूओं को चिप्स की शक्ल दी जाएगी, प्रोसेस एरिया सेम है, तो सारी चीजें सेम होंगी। जब बस उन चिप्स में फ्लेवर ऐड करना होगा ना, तो वो जो फ्लेवरिंग एरिया होगा, वो जो फ्लेवरिंग का प्रोसेस एरिया होगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। फिर उस फ्लेवरिंग प्रोसेस एरिया पर आकर मैं उन चिप्स को 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है ना? वो फिर डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन मान लें कि अगर हम 3 फ्लेवर्स बना रहे हैं तो फिर वो तीनों फ्लेवर्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर पहुंचकर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एक अलग फ्लेवर बन जाएगा प्रोडक्ट ए, एक अलग फ्लेवर बन जाएगा प्रोडक्ट बी, और एक अलग फ्लेवर बन जाएगा प्रोडक्ट सी। मान लें कि मैंने प्रोडक्ट ए के बनाए 70,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी के मैंने बनाए 80,000 यूनिट्स, और प्रोडक्ट सी के मैंने बनाए 60,000 यूनिट्स। प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस थी 15, बी की सेलिंग प्राइस थी 12, और सी की जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 16। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लेवर। कुछ फ्लेवर ज़्यादा चलने वाला होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो कंपनी उसकी प्राइस माइनर सी बढ़ा देती है।
ऐसा नहीं है कि एक 15 का मिल रहा है और एक 50 का मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक 15 का है तो दूसरे की प्राइस उसके आसपास होगी, 13, 14, 12 होगी, तीसरे की प्राइस भी उसके आसपास होगी। और आपको ये बात पता है कि हर यूनिट के प्रोडक्शन अलग अलग होगी। इसका मतलब है कि आपने अगर ये आपके जहन में ये बात आ रही है कि सर ये क्या बात हुई, तीनों के प्रोडक्शन यूनिट्स अलग अलग क्यों हैं, तो सर अलग अलग तो होंगे ना, ये बगैर अलग अलग के कैसे काम चलेगा। तो ये एक साथ तो हो नहीं सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग होंगे, ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा। ऑब्वियस ही बात है कि प्रोडक्शन तो होगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। और ये बहुत रेयर सिचुएशन है कि तीनों की डिमांड मार्केट में सेम हो। अगर तीनों की डिमांड मार्केट में सेम है तो तीनों के प्रोडक्शन भी सेम होगी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि अगर तीनों की डिमांड अलग अलग है तो फिर प्रोडक्शन भी अलग अलग हो जाएगी। तो देखिए ना, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया, अ प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विद द अदर प्रोडक्ट्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। वो प्रोडक्ट जो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन होकर बन रहा है और उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, यानी कि बाकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इनपुट सेम था, प्रोसेस एरिया सेम था, पॉइंट ऑफ सेपरेशन आया, जब फ्लेवरिंग करनी थी तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर पहुंचे, 3 प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए के 70,000 यूनिट्स बनाए जिसकी सेलिंग प्राइस थी 15, बी के 80,000 यूनिट्स बनाए जिसकी सेलिंग प्राइस थी 12, सी के 60,000 यूनिट्स बनाए जिसकी सेलिंग प्राइस थी 16। सिंपल सी कहानी। ठीक हो गया मेरे भाई। इस तरीके से आपने यूनिट्स को क्या कर दिया मेरे भाई, प्रोड्यूस कर दिया। और ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि जॉइंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स। आपने देखा ना कि बहुत सारे फ़ोन कंपनीज जो हैं वो एक फ़ोन प्रोड्यूस करती है और फ़ोन प्रोड्यूस करने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है मेमोरी का। लाइक आप एप्पल पकड़ लें, आईफोन की जो प्रो मैक्स वाली कैटेगरी है, अब उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली प्रो मैक्स वाली कैटेगरी में है एक वो फ़ोन फेंक रहे हैं 128 GB का, फिर एक वो फ़ोन फेंक रहे हैं 256 GB का, फिर एक वो फ़ोन फेंक रहे हैं 512 GB का, और फिर एक वो फ़ोन फेंक रहे हैं 1 TB का। अब वो जो आईफोन प्रो मैक्स की कैटेगरी है उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। तो इसका मतलब है कि आईफोन प्रो मैक्स इज वन फोन जिसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। और इन चारों के दरमियान फर्क सिर्फ किसका है, मेमोरी का, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब है कि इन चारों कैटेगरीज का इनपुट सेम है, इन चारों कैटेगरीज का प्रोसेस एरिया सेम है। इसमें जब सिर्फ मेमोरी कार्ड डलना होता है ना, सिर्फ मेमोरी कार्ड, तो वो मेमोरी कार्ड वाला जो एरिया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर पॉइंट ऑफ सेपरेशन। कुछ में 128 GB डलेगा, कुछ में 256 डलेगा, कुछ में 512 डलेगा, और कुछ में 1 TB का कार्ड डल रहा होगा। और उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं कर रही होती है। उनकी जो प्राइस है उसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मेमोरी कार्ड की वजह से आ रहा होता है। तो ये भी आपके जॉइंट प्रोडक्ट कंसिडर किए जा रहे होते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, देखो मसला है पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले इनकर्ड होने वाली कॉस्ट का। पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद क्या हो रहा है ना, ये मसला नहीं है। पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले क्या हो रहा है ना, दिस इज द इशू। अब पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले ये जो प्रोसेस एरिया है इस पर मेरा पैसा खर्च हुआ, और ये जो इनपुट है इस पर मेरा पैसा खर्च हुआ। तो मैंने कहा जी जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले जो भी पैसा खर्च हुआ, चाहे वो मटेरियल के ऊपर हुआ या चाहे वो प्रोसेस एरिया के ऊपर हुआ, उस पैसे को या उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं जॉइंट कॉस्ट का। उस कॉस्ट को हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, जॉइंट कॉस्ट का नाम देते हैं। मान लें मेरी जॉइंट कॉस्ट आई है $600,000, 6 लाख। सही है, मैंने कहा जी मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी आई है, मैंने कहा जी मेरी जॉइंट कॉस्ट आई है 6 लाख की। इनिशियली इनपुट और प्रोसेस एरिया में 6 लाख का खर्चा हुआ है। अब उस 6 लाख में से कुछ हिस्सा किसका होगा मेरे भाई, ए का, कुछ हिस्सा किसका होगा, बी का, और कुछ हिस्सा किसका होगा, सी का। सही ना, कुछ हिस्सा ए का है, कुछ बी का है और कुछ सी का है। ये बात तो हमें तयशुदा पता है कि इसमें हिस्से क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इसमें हिस्से जो है ना वो पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अब ये कॉस्ट इन तीनों के दरमियान बटेगी कैसे। देखो एक ऑप्शन तो है जो हम ओवरहेड्स के टॉपिक में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि मैं कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अकॉर्डिंग टू एवरेज बेसिस। लेकिन ये बात हमने भी डिस्कस की थी कि देखिए एवरेज बेसिस पर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना प्रैक्टिकली सही नहीं है। इससे किसी एक का परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो जाएगा और दूसरे का परफॉर्मेंस लेवल खराब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आगे आया और उसने कहा कि सर इस जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के मैं आपको देता हूं 3 मेथड्स। इस जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के मैं आपको कितने मेथड्स देता हूं मेरे भाई, 3 मेथड्स। दैट इज एक है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, एक है सेल्स रेवेन्यू मेथड,
और एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। 3 मेथड हैं जो उसने आपको दिए हैं। उसने कहा कि भाई देखो, ओवरहेड्स के टॉपिक के अंदर हम ये बात डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं कि हम कोई भी कॉस्ट एवरेज बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम कोई भी कॉस्ट एवरेज बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो एवरेज बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन तो नामुमकिन है, ये तो आप छोड़ दें। हम किस पर बात करेंगे मेरे भाई? मैंने कहा जी हम बात कर रहे होंगे इन 3 मेथड्स के ऊपर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने मुझे ये 3 मेथड्स इजाद करके दिए, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सेल्स रेवेन्यू मेथड और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। उसने कहा जी आज़ादी है, तीनों में से जो मेथड यूज़ करना है यूज़ करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब चाहे आप मेथड चेंज कर सकते हैं, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोडक्शन यूनिट यूज़ करना है प्रोडक्शन यूनिट करें, सेल्स रेवेन्यू करना है सेल्स रेवेन्यू करें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू करें, कोई मसला नहीं है। जब चाहे मेथड चेंज कर लें। एक साल प्रोडक्शन यूनिट किया, अगले साल सेल्स रेवेन्यू कर लें, उसके अगले साल नेट रियलाइजेबल वैल्यू कर लें। किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो असल में जो हमने यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द जॉइंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दीज 3 मेथड्स। सही ना? हमने जो असल कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ना है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द जॉइंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दीज 3 मेथड्स। ये हमारी असल लॉजिक है। अच्छा, मैंने 3 प्रोडक्ट्स क्यों लिए हैं? क्योंकि देखें, आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास जो सवाल आएगा ना, वो मैक्सिमम 3 यूनिट्स का आएगा। 3 यूनिट से ज़्यादा का क्वेश्चन हमारे पास आएगा नहीं मेरे भाई। मैक्सिमम 3 यूनिट्स का आएगा, 3 यूनिट से ज़्यादा का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा। और उसकी वजह और लॉजिक भी ये है कि भाई एक MCQ है, 2 नंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा 3 मारा तो 3 प्रोडक्ट्स होंगे। बस 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन आपके पास नहीं आएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर वो दे देगा आपको तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई? तो 3 से ज़्यादा की कैलकुलेशन आपके पास एग्जामिनेबल नहीं होगी। मैक्सिमम जो कैलकुलेशन आपके पास आएगी वो 3 प्रोडक्ट्स की आ रही होगी, उस पर आपने नज़रसानी करनी होगी और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। अच्छा, फिलहाल अभी हम पहले 2 मेथड्स कवर करेंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड और सेल्स रेवेन्यू मेथड। तो हम पहले ये 2 मेथड्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे मेथड पर आएंगे, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। पहले हम प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स रेवेन्यू मेथड कवर करेंगे, फिर हम तीसरे मेथड पर आएंगे, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ठीक हो गया मेरा भाई? चले जी, अब इसी सवाल को देख लें। अब इस सवाल को जरा हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सही ना? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सर इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में पर्टिकुलरली सिंपल सी कहानी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूंगा कि मेरे भाई कितने यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस हुए हैं। 70, 80, 60। तो अगर मैं इसकी टोटल प्रोडक्शन निकाल लूं तो मुझे पता चलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हुए हैं 2,10,000। और 2,10,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई है? मैंने कहा जी 2,10,000 यूनिट्स की कॉस्ट आई है 6 लाख। 2,10,000 यूनिट्स की कॉस्ट आई है 6 लाख। क्या तुम एक यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो? 2,10,000 यूनिट्स की कॉस्ट आई है 6 लाख। क्या तुम एक यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो मैं 6 लाख को डिवाइड कर दूंगा 2,10,000 से, तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास कैलकुलेटर है, उस पर आ जाएगी 2.857142,857। ठीक है, सही है ना? एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। अब जब मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई तो फिर कोई मसला बचा? फिर भाई जिस प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उसके हिसाब से कॉस्ट ट्रांसफर कर दो। जैसे तुम्हारे कैलकुलेटर पे इस वक्त 1 यूनिट की कॉस्ट है और तुम्हें एक ही कॉस्ट निकालनी है। एक है कितने यूनिट्स है? 70,000। तुम्हें एक यूनिट की कॉस्ट पता है ना? एक यूनिट की कॉस्ट पता है ना? जब तुम्हें एक यूनिट की कॉस्ट पता है तो क्या तुम 70,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल सकते हो? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक यूनिट की कॉस्ट पता है, 70,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालने के लिए उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 70,000 से। इसका मतलब यह है कि इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, सुनना गौर से, इक्वेशन कुछ यूं बनेगी कि मैं लूंगा कॉस्ट 6 लाख को डिवाइड कर दूंगा टोटल यूनिट से और मल्टीप्लाई कर दूंगा उस प्रोडक्ट के यूनिट से जिस पर कॉस्ट ट्रांसफर करनी है। कॉस्ट किस पर ट्रांसफर करनी थी? ए पर। तो ए के नंबर ऑफ यूनिट्स थे 70,000। 70,000 से क्या कर दूंगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने कहा जी 70,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख की। सेम गोज विद बी। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख।
को डिवाइड कर दूंगा 2,10,000 से, और बी के कितने यूनिट्स बनाए हैं मैंने 80,000, मल्टीप्लाई कर दूंगा 80,000 से। तो मैंने कहा भाई 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 2,10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 से, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 228571, 228571। और इसी तरीके से सी कॉस्ट है 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 2,10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे सी के नंबर ऑफ यूनिट से जो कि हैं 60,000। तो मैंने कहा जी 6 लाख डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बन जाएगा 171,429। सिंपल सी कहानी है। तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड कोई तोप मसला नहीं है। जॉइंट कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट से और मल्टीप्लाई कर दूंगा उस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट से जिस पर मुझे कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक हो गया। अच्छा जी, सेल्स रेवेन्यू मेथड में अब हमने पर्टिकुलरली क्या डिस्कस करना है। देखो मसला ये है कि हमने ये तो देख लिया कि प्रोडक्शन यूनिट मेथड में कॉस्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हमने उसी ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द सेल्स रेवेन्यू मेथड। लेकिन ये बात आप याद रखें कि सेल्स रेवेन्यू मेथड में हमें एक एडिशनल वर्किंग करनी होती है, एंड दैट एडिशनल वर्किंग इज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। मुझे एक एडिशनल वर्किंग करनी होती है एंड दैट एडिशनल वर्किंग इज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में मुझे कोई वर्किंग नहीं करनी थी। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में मुझे डायरेक्टली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, जिंदगी पुरसुकून थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मुझे पहले एक एडिशनल वर्किंग करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू निकालना होगा। अब रेवेन्यू निकालना कोई तो मसला तो है नहीं मेरे भाई। ए के यूनिट्स कितने थे 70,000 और एक यूनिट की प्राइस कितनी थी मेरे भाई? मैंने कहा जी एक यूनिट की प्राइस थी 15। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 15 विल बी 10,50,000। ठीक हो गया। फिर आ गया बी के कितने यूनिट्स थे 80,000। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी मेरे भाई 12। तो मैंने कहा जी 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 9,60,000। और इसी तरीके से आ जाएगा सी के यूनिट्स थे 60,000 और एक यूनिट की प्राइस थी 16। तो मैंने कहा जी 60,000 इंटू 16, तो ये भी हो जाएगा 9,60,000। सर जी प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू 10,50,000 प्लस 960,000 प्लस 960,000, तो ये हो जाएगा 2,97,000। ठीक हो गया मेरे भाई। अब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका वही है जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड का था। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में हमने क्या किया था कि हम जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। हम जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से और मल्टीप्लाई करते थे उस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट से जिस पर मुझे कॉस्ट ट्रांसफर करनी होती थी। बस यहां पर यह फर्क आएगा कि उन प्रोडक्शन यूनिट्स की जगह अब सेल्स रेवेन्यू ले लेगा। यानी कि जब मैं यहां पर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो मैं जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करूंगा टोटल रेवेन्यू से, टोटल रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दूंगा उस प्रोडक्ट के रेवेन्यू से जिस पर मुझे कॉस्ट ट्रांसफर करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी है मेरे भाई 6 लाख, तो मैं लूंगा 6 लाख, उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दूंगा ए के रेवेन्यू से। तो ज़रा देख लेते हैं। मैंने कहा जी 6 लाख को हम डिवाइड कर देंगे टोटल रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे ए के रेवेन्यू से, तो हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 212121। ठीक हो गया। फिर आ जाएगी बी की बारी। कॉस्ट है 6 लाख को डिवाइड कर दूंगा टोटल रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दूंगा बी के रेवेन्यू से। सी में भी यही होगा कि मैं लूंगा कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा टोटल रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दूंगा सी के रेवेन्यू से।
ठीक हो गया मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 600,000 डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय बी का रेवेन्यू, तो ये हो जाएगा 193,939, 193,939, फिर इसी तरीके से 193,939। ठीक हो गया। इस तरीके से हम सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक एडिशनल वर्किंग है, और वो एडिशनल वर्किंग मैंने आपको बता दी है कि वो एडिशनल वर्किंग क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट मेथड में मेरे भाई डायरेक्टली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में डायरेक्टली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेल्स रेवेन्यू मेथड में आपको एक एडिशनल वर्किंग करनी होगी, एंड दैट एडिशनल वर्किंग इज ऑफ सेल्स रेवेन्यू, जो मैंने आपको करके दिखा दी है। पहले सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट होगा और उसके बाद फिर हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अच्छा, इस एरिया के अंदर एग्जामिनर मुझसे जो रिक्वायरमेंट्स पूछेगा ना मेरे भाई, वो 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी। एग्जामिनर जो मुझसे रिक्वायरमेंट्स पूछेगा वो 3 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। उसमें से हमने अभी एक पढ़ी है, दैट इज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक उसकी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई मुझे कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके बता दें। एक रिक्वायरमेंट ये है, सही ना, एक रिक्वायरमेंट है अबाउट द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक रिक्वायरमेंट होगी उसकी कॉस्ट पर यूनिट की, और फिर एक रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट पर यूनिट और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स वो आपसे पूछ सकता है, सही ना, वो तीनों रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछ सकता है कि भाई मुझे बता दें कि प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड के अंदर ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कैसे होंगी, और सेल्स रेवेन्यू मेथड के अंदर ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कैसे होंगी। ये हम पढ़कर समझ लेंगे। इस सवाल इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ज़रा 2 पॉइंट्स अपने पास लिख लें ताकि आपको वो चीज़ जहन में रहेगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा। वो 2 पॉइंट्स अपने पास आप लिख लें ताकि आपके पास जब वो 2 पॉइंट्स लिखे हुए होंगे तो वो चीज़ जब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूफ करूँगा तो आपके लिए समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, ज़रा पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। अंडर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, under production units method, the cost per unit of all the products will remain the same. Under production units method, the cost per unit of all the products will remain the same. Or number 2, under sales revenue method, the gross profit margin of all the products will remain the same. Under sales revenue method, the gross profit margin of all the products will remain the same. अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, जो 2 बातें मैंने आपको लिखवाई हैं, इसको मैं प्रूफ करूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक हो गया मेरा बेटा।